हर स्क्रिप्ट का अपना एक सफ़र होता है। तो चलिए ऐसे ही एक सफ़र पे जिसका नाम है स्क्रिप्ट नामा। वही सूर वही राग, वही साबुन वही झाग, भाग भाग भाग, पैसा कमाने के लिए भाग, पैसा बचाने के लिए भाग। इसलिए हमेशा की तरह मिडिल क्लास ने यह ठानी है कि बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। वेल, कम बैक। किस्सों की इस दुनिया में जहां मिश्रा जी दुविधा को संतोषजनक तरीके से स्वीकार कर चुके हैं, बड़े बेटे अनु आम हिंदुस्तानी की तरह टाई लगा के क्रांति करने के मूड में है। छोटे बेटे अमन की डिमांड यूकेलिप्टस जैसे बढ़ रही है। और हमेशा की तरह अंत में आती है माँ, नए ताने और पुराने बाने के साथ, और नाचिस को कहते हैं गुल्लक। नो नो नो, नॉट टू कन्फ्यूज विद पिगी बैंक। वो प्लास्टिक से बनता है और मैं उसी मिट्टी से किस्से उठाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। इस मोनोलॉग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ना सिर्फ कहानी, कैरेक्टर्स और उनके कॉन्फ्लिक्ट को साथ में लाती है, बल्कि ये पूरे सीरीज को समराइज करती है। और इस मोनोलॉग को लिखा है हमारे फेवरेट दुर्गेश सर ने, और आज हम उन्हीं के साथ यहाँ बात करने वाले। सो वेलकम टू अवर शो दुर्गेश सर। हाउ आर यू फीलिंग? कैसे हैं आप? फीलिंग गुड या फीलिंग ग्रेट एक्चुअली। तो एडवर्टाइजिंग में टीवी से लिखने से ओटीटी के लिए वेब सीरीज लिखने तक के सफर के बारे में बताइए। एडवर्टाइजिंग में 30 सेकंड लिखने से जो लॉन्ग फॉर्मेट की जर्नी थी वो ट्रांजिशनल मैं बोलूँगा, नॉट टफ तो नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मुझे आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते। और लिखने की मतलब फिर तो कोई वो नहीं है। मतलब मैं 30 सेकंड जब लिखता था, इनिशियली मैंने बहुत एंजॉय किया था एडवर्टाइजिंग के इनसाइट्स, एडवर्टाइजिंग की दुनिया एंड रीराइट प्रोसेस जो होती है एडवर्टाइजिंग। आपको राइटिंग का तो मुझे पता नहीं है, आपको रीराइटिंग जरूर सिखा देती है एडवर्टाइजिंग। क्लाइंट फीडबैक से लेके क्रिएटिव डायरेक्टर के फीडबैक तक। आप एडवर्टाइजिंग में अगर एज अ राइटर आप एग्जिस्ट कर सकते हो तो मुझे लगता है कि आप फिर दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आपको आपका पेशेंस लेवल बहुत ऊपर लेके जाती है। एंड वो जो जर्नी थी जो मैंने 2015 में स्टार्ट करी थी लियो बर्नेट वर्ल्ड वाइड के साथ, वहाँ से डीडीवी मुद्रा एंड पब्लिसिस एंड हवस वर्ल्ड वाइड, और वो जो जर्नी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही थी मेरी। और मुझे ह्यूमन बिहेवियर एंड इसकी समझ में आई कि भाई रियल लाइफ इंसाइट्स क्या होते हैं। फिर मैं जब गुल्लक 2019 में आया एंड मैंने जब सीजन 1 का जब टाइटल ट्रैक लिखा था, कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, वो लिखने में भी मुझे एडवर्टाइजिंग ने हेल्प किया था। और वो इंसाइट जब टीवीएफ में द वायरल फीवर में लोगों को पता चली तो उनको लगा कि शो का जो समरी है इस गाने में है। शो को इस आदमी ने एक गाने में समाप्त कर दिया एंड दे वर लाइक कि चलो 5 एपिसोड में जब हम बात बोल रहे हैं उसने एक गाने में बोल दी। एंड उसके बाद मेरे लिए टीवीएफ के अंदर जो दरवाजे थे वो ओपन हुए। पंचायत सीजन 1 का मैंने एक एपिसोड लिखा था ट्रायल बेसिस पे, उन्होंने ट्रायल बेसिस पे लिखवाया था। ऑफकोर्स जो उन्होंने शो में यूज नहीं किया, पर दे लाइक्ड इट। उस पंचायत के एक एपिसोड के बेसिस पे मुझे सीजन 2 लिखने का मौका मिला एंड फिर सीजन 2 लिखा तो सीजन 3 लिखा एंड फिर दिस जर्नी गोज ऑन। सो राइटिंग वाज ऑलवेज देयर विथ यू एज अ चाइल्ड? Not as a child, as a young Durgesh. When I left my hometown and when I joined Allahabad University as a, I think in my graduation, I started my graduation from Allahabad University and वहाँ से मेरी लाइफ में लिटरेचर आया था। एंड लिटरेचर भी वैसे आया था कि मेरा पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा था, लाइक कल्चर शॉक था। एक गांव से निकल के वो एक शिफ्ट होता है ना। आप नेटिव सिटी टियर 3 टियर 4 सिटी से आते हो, आप एक अलग जगह जाते हो, वहाँ पे सारे अलग लोग आते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो नहीं होता है। मेरा तो को एजुकेशन ही ग्रेजुएशन में स्टार्ट हुआ है। मतलब मैं को एड स्कूल में जब लड़कियां जहाँ मुझे मिली वो 12th के बाद था। 12th तक मैं बॉयज स्कूल में था। वहाँ से स्टार्ट कर जो जर्नी हुई है, किताबें आई हैं, एक्सपोजर मिला है एंड वो फिर मैं बोलूँगा कि चेंज होने की मेरी शुरुआत और राइटर बनने की जो शुरुआत थी वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। और फिर भोपाल में आके वो चीज़ें और तो अपने कॉलेज में राइटिंग नहीं स्टार्ट कर थी, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि आपको लिखने से पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जो लोग सीधा लिखना चाहते हैं या डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको ये नहीं पता है कि क्या लिखा जा चुका है। व्हेन यू रीड अ लॉट तो आपको ये पता होता है कि ये मुझे नहीं लिखना है बिकॉज ये लिखा जा चुका है।
बराबर, या फिर उसको किसी और तरीके से हाँ, कोई और और क्या पर्सपेक्टिव नया लाना ट्रीटमेंट है। देना है। और जब आपको पता ही नहीं कि क्या क्या वो लिखा जा चुका है, तो आप बहुत चांसेस है वो लिखेंगे जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, राइट? तो पढ़ना इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू एक एक मुझे लगता है ना कि आपके अंदर एक शार्पनेस आती है कि अच्छा, इस पे फलाना राइटर ने ये बात बोली है, इस पे शेक्सपियर ने ये बोला है, इस पे निर्मल वर्मा ने ये बोली है, नामदेव ढसाल ने फॉर एग्जाम्पल इस पे ये बोला है ना? कुसुमाग्रज ने इस पे ये बोला है, इस बात पे ये बोली है। तो काजी नजरुल इस्लाम ने इस पे ये बोला है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है अच्छा, हिंदुस्तान इतना मल्टी कल्चर्ड एंड मल्टी लेयर्ड देश है। इसके अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लिटरेचर है, राइट? और अलग जैसे हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट लोग हैं। मुझे लगता है कि हमको बहुत थैंकफुल होना चाहिए इंडिया में पैदा होने के लिए। मुझे नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे इतने लैंग्वेजेस का लिटरेचर है ना। इंडिया को छोड़ के आई आई डोंट थिंक कि यूरोप के किसी देश में, यूएसए में या यूके में एक लैंग्वेज का लिटरेचर। मतलब मैं, मेरे पास कन्नड़ है, मेरे पास ओडिया है, मेरे पास मराठी है, मेरे पास संस्कृत है, मेरे पास तमिल है, तेलुगु है, एंड अभी तो सब ट्रांसलेटेड है। उर्दू भी हाँ, है। उर्दू भी है, अभी तो सब ट्रांसलेटेड है आपके पास। सारी बड़ी किताबें ट्रांसलेशंस में अवेलेबल है। तो आपको ये थैंकफुल होना चाहिए कि आपको इतना कुछ पढ़ने को है, एंड आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप आपको समझ में आता है कि मुझे ये लिखना है। और मेरी जो राइटिंग की जर्नी थी वो हिंदी के उन कुछ बड़े राइटर्स को पढ़ के हुई, और ह्यूमर जो आप गुल्लक में देखते हैं वो ह्यूमर मैंने वहीं से बोरो किया है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रजा, डॉक्टर राही मासूम रजा, जिन्होंने ओल्डर डेज में महाभारत लिखा था, बी आर चोपड़ा का महाभारत वो लिखते थे, और उन्होंने बहुत सारी अमिताभ बच्चन की फिल्मों के, बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग, ऑलमोस्ट 17 फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं बच्चन की। एंड वो उनकी किताबें आप पढ़ेंगे, जैसे आधा गांव पढ़ेंगे, टोपी शुक्ला पढ़ेंगे, कटरा भी आरजू पढ़ेंगे, सीन 75 पढ़ेंगे, तो मुझे लगा ये कांस्टेंट ह्यूमर है यार, इस पेन के साथ एक ह्यूमर है। और व्हेन आई रीड डॉक्टर श्रीलाल शुक्ला, राग दरबारी जिन्होंने लिखी है, और निर्मल वर्मा का अलग लिटरेचर है, वो वर्ल्ड क्लासिक्स में आते हैं क्योंकि उन्होंने चेक रिपब्लिक में, प्राग में अपनी लाइफ के 12-13 साल बिताए हैं। तो मुझे इन सब लोग को पढ़ के लगा कि यार ये कुछ कमाल की दुनिया है। एंड ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अभावों से भरी थी। मैं ये नहीं बोलूंगा आई वॉज नॉट प्रिविलेज्ड, आई वॉज पैम्पर्ड। एक गरीब माँ भी अपने बच्चे को पैम्पर करती है, राइट? पर आई वॉज पैम्पर्ड बट आई वॉज नॉट प्रिविलेज्ड। तो मैं इनकी दुनिया जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि यार ये कुछ बहुत कमाल का लिख रहा है, ये अच्छी दुनिया है, मुझे इस दुनिया में रहना है। तो मेरा एस्केप था रीडिंग। मैं अपने दुख से बचने के लिए उस किताबों की दुनिया में जाता था, जहां मैं फैंटेसीज बहुत पढ़ना पसंद करता था। लाइक निर्मल वर्मा का पूरा लिटरेचर चेक रिपब्लिक के ऊपर एंड पहाड़ों पे घूमते हुए, एंड पहाड़ों में एक आदमी कैसे जीवन जी रहा है उस पे लिखा गया है। तो मुझे लगा ये बहुत फैसिनेटिंग यार, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। तो मैंने और यूरोपियन राइटर्स को एक्सप्लोर किया, कारेल चापेक को एक्सप्लोर किया मैंने, दास्तोवस्की को मैंने उन्हीं के ट्रांसलेशंस के थ्रू मैं समझा, मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, मुझे इसमें एंटर करना है, मुझे इसी के साथ स्टिक करना है। तो मेरे एकेडमिक्स को मैंने साइड में रख दिया और मैं लिटरेचर की तरफ मूव कर गया आगे लाइफ में। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप राइटर बनने के पहले आप जी, रीडर बने। 100%। मैं रीडर पहले था, और मैं अभी, मेरे को दुख है कि मैं उतना रीड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जिस कैपेसिटी में मैं लिख रहा हूँ, जिस तेजी से मैं लिख रहा हूँ, और तो उसकी वजह से रीडिंग का टाइम कम मिलता है। पर वो एक 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 मन में मलाल है उस चीज़ का, एक कि क्यों नहीं मैं उतना पढ़ पाता हूँ। जब मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में या मैं अपने खाली दिनों में जिस तरीके से मैं पढ़ता था, मैं 6-6 घंटे पढ़ता था, मैं 8-8 घंटे पढ़ता था, और विदाउट एनी मोटिव कि मुझे नहीं पता था ये उपन्यास पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ता था। आपकी पहली लिखी स्टोरी याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से याद तो है। वो फुल फ्लेज थी, शॉर्ट स्टोरी थी? शॉर्ट स्टोरी थी, 2010 के आसपास, 2010 में लिखी थी मैंने। खुद के लिए या किसी और के लिए? मतलब स्टार्ट तो खुद के लिए लिखने के लिए की थी, फिर दोस्तों को पढ़ाई तो उन्होंने बोला इसको मैगजीन में भेजो, और मैंने मैगजीन में बड़ी, मतलब हम पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, वो मैगजीन में आपको मिल जाएगी, और बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने उसको मैगजीन में भेजा था। एंड भारतीय ज्ञानपीठ की एक मैगजीन आती है, दिल्ली से पब्लिश होती है, नया ज्ञानोदय नाम है, उसके 100वां एडिशन था, 100वां अंक था उसका। उसमें आई थिंक गेस्ट एडिटर उस समय गुलजार साहब थे, और जिन्होंने वो कहानी पिक करी थी मेरी, और वहाँ पब्लिश हुई थी वो गुलजार साहब के एक नज़म थी, उसके बगल में पब्लिश हुई कहानी। एंड आई लाइक कि चलो इसको फ्रेम करा के रख लेते हैं,
बिल्कुल, वो तो ऑनर हो गया, मतलब पहली स्टोरी और वो भी डायरेक्ट गुलजार सर के वो साथ बूस्ट पब्लिक। था मेरे लिए, मतलब मुझे लगा कि अच्छा, आई कैन राइट। हाँ। ऑब्वियसली, मतलब व्हाट कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर यू मोर या देन तो दैट फैक्ट। वो स्टार्ट था लिखने का मेरा, मतलब ऑफिशियल लिखने का। एंड उसके बाद मैंने और कहानियां लिखी और मैगजीन्स के लिए लिखी। राइट। तो आपने हम लोग स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग में काफ़ी हम्म। कंफ्यूज रहते हैं। क्या ये सारी चीज़ें एक है? क्या ये सारी चीज़ें अलग है? क्या क्या एक आदमी सारी चीज़ें कर सकता है, या क्या एक आदमी कोई एक चीज़ को लेके अपना करियर बना सकता है? तो थोड़ा उस बारे में हम हमें बताइए करियर प्लीज़। तो यार मुझे लगता है कि आप किसी भी स्पेस में, किसी भी, जिसमें भी आप लगातार काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप लगातार काम कर रहे हैं, आप करियर 100% बना सकते हैं वहां पे। और पर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, दो अलग विधाएं हैं, कंप्लीटली अलग विधाएं हैं। अधिकतर लोगों को ये मुगालता होता है कि मैं कहानी लिख सकता हूँ तो मैं पटकथा भी लिख सकता हूँ। हाँ, एकदम अलग है। पटकथा मीन्स स्क्रीन प्ले, एकदम अलग फॉर्म है, अलग स्किल सेट्स हैं, अलग मुझे लगता है कि अलग लर्निंग है। कहानी लिखना इज मोर नेचुरल प्रोसेस, मुझे लगता है कि वो नेचुरली आप अपनी जर्नी में जब गोते खाते हैं, आप अपनी लाइफ में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, तो आप नेचुरली एक कहानी ढूंढ रहे होते हैं और आपके साथ एक कहानी घटित हो रही होती है आपकी लाइफ में। पर मोस्ट ऑफ द लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि मैं, मेरे पास एक कहानी है, तो ये वो स्क्रिप्ट नहीं है, वो कहानी है। और वो कहानी जरूरी नहीं कहानी, वो थॉट भी हो सकता है, वो आइडिया भी हो सकता है। आइडिया कभी स्क्रिप्ट नहीं हो सकता। ये आई थिंक बहुत बड़ा एक इल्यूजन है कि आइडिया स्क्रिप्ट, आइडिया कभी स्क्रिप्ट नहीं है। आइडिया इज आइडिया, गुड आइडिया, बैड आइडियाज, एवरेज आइडियाज, उसको डेवलप करते 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 एक स्क्रिप्ट का फॉर्म दिया जा सकता है। पर दैट डेवलपमेंट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी, अगर एक शॉर्ट स्टोरी मैं पिक करता हूँ और मुझे एक फीचर लेंथ स्क्रिप्ट, तो मुझे 1 डेढ़ साल 2 साल उस पर बैठ के लगातार काम करना पड़ता है। एंड स्क्रीन प्ले के लिए आपको एकदम, जैसे मैंने बोला कि कहानी लिखना नेचुरल है, स्क्रीन प्ले लिखना टेक्निकल है। इट्स अ टेक्निकल जॉब। दैट्स अ नाइस हाँ, डिफरेंशिएशन, वेरी तो नाइस। मतलब अगर हम 4 लोग बैठे हैं स्टूडियो में, बातें कर रहे हैं, 2 गिलास पानी है, हम जोक्स मार रहे हैं, दिस इज लाइक फ्री फ्लोइंग स्टोरी। दिस इज नॉट अ स्क्रीन प्ले। एक सीन भी नहीं हुआ। स्क्रीन प्ले के अंदर आपकी स्ट्रक्चरिंग, बीट शीट, आप तो पहले ब्रेक करते हो कि यार मेरी कहानी के 3 पार्ट्स क्या है ना। देन यू क्रिएट हाँ, हाँ। बीट शीट कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। देन यू गो इन स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट कि अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। लिखना। देन यू गो इन सीन डिजाइन कि अच्छा सीन ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। राइट, फिर आप राइट, एक बार पूरा लिखने के बाद फिर आप रिविजिट करते हो कि स्ट्रक्चर वाइज मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये सीन यहाँ सही नहीं लग रहा, इसको उठा के यहाँ डाल दो। दैट्स व्हाई आई एम राइट, सेइंग इट कि भाई ये बहुत टेक्निकल मामला है। स्क्रीन प्ले राइटिंग इज लाइक, जैसे इंजीनियर नौकरी कर रहा है ना, वो स्क्रीन प्ले राइटर टेक्निकल काम कर रहा है। तो वो टेक्निकल काम करने में आपको बहुत एफर्ट लगता है, दिन रात की मेहनत है। बट वो सीखा जा ऑफ सकता है। कोर्स, कोई भी स्किल दुनिया की सीखी जा सकती है, सीखी जाती है। कोडिंग फॉर एग्जांपल सीखते हैं लोग, है ना। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कोडिंग सीखते हैं लोग। मैकेनिकल इंजीनियर में डॉक्टर सर्जरी करता है। मैं अपने राइटर्स को, जिन राइटर्स के साथ काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि स्क्रीन राइटिंग इज लाइक सर्जरी। आपको हर रोज अपनी स्क्रिप्ट को लेके ऑपरेशन थिएटर में घुसना पड़ता है और हर 2 3 4 5 घंटे तक आपको सर्जरी करनी पड़ती है। आप हर रोज निकलते हैं और ये आपको, जब तक आप शूट पे नहीं आते तब तक आपको सर्जरी करनी पड़ती है। और बहुत केसेस में तो शायद शूट पे भी हम चेंजेस हंड्रेड करते रहते हैं, परसेंट तो कंटिन्यू हाँ, होते मतलब रहता है। ये आपका पेशेंट जब तक, मतलब अगर आपको रिलीज मिल रही है आपके स्क्रिप्ट से, तो आपने पेशेंट की जान बचा ली है। तो पेशेंट उठ के खड़ा हो गया है एंड ही इज हैप्पी एंड हेल्दी। और अगर आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है तो आपकी स्क्रिप्ट जो है हैप्पी एंड हेल्दी है। तो मैं बेसिकली पेशेंट के तरह से ट्रीट करने के लिए बोलता हूँ अपने राइटर्स को, खुद को भी बोलता हूँ कि भाई आपको आपको सर्जरी ही करनी है बैठ के डेली। अपनी स्क्रिप्ट की डेली सर्जरी करनी पड़ती है आपको। एंड राइटिंग इज नॉट राइटिंग, राइटिंग इज री राइटिंग। ये एक स्टेटमेंट है जिसको मुझे लगता है, इफ यू वांट टू कम स्क्रीन राइटिंग, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप री राइटिंग के लिए तैयार रहिए। कोई राइटिंग नहीं है, सारी राइटिंग री राइटिंग है। तो
एक लेमैन को अगर समझाना है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी राइटिंग कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स ऑफ स्क्रिप्ट कोर्स राइटिंग, और बोथ कैन हैपन नो, साइमल्टेनियसली। इट कैन बी मिसलीडिंग, है ना? बहुत बार लोगों को लगता है कि लेट्स गेट इन स्क्रीन प्ले और स्टोरी हाँ आ हाँ जाएगी, हाँ, एंड असली जो गड़बड़ होती है वहीं पे होती है। राइट। मतलब मुझे लगता है कि फिल्म स्कूल्स में या स्क्रीन राइटिंग कोर्सेज में लोगों को दो तरीके से कोर्सेज रन करने चाहिए, कि डिप्लोमा इन स्टोरी राइटिंग, डिप्लोमा इन स्क्रीन राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट इस कंट्री में नहीं जो स्टोरी राइटिंग बताता है। कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में जो भी सारे रन कर रहे हैं वो कहानी लिखने पे कुछ कोई बात नहीं कर रहा है, हर कोई स्क्रीन राइटिंग की बात कर रहा है। पर आपके पास अगर अच्छी कहानी नहीं है, अच्छा स्क्रीन प्ले, आप खड़ा ही नहीं हो सकता। तो अच्छी कहानी समझना, ये कहानी में पोटेंशियल, कई बार आपको आइडिया इतना इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है ये दिस इज फीचर, नहीं, वो फीचर फिल्म का आइडिया नहीं है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इट कैन बी अ सीन ओनली, कि एक सीन है ये, या एक माइक्रो माइक्रो फिक्शन फिक्शन हो हो सकता सकता है, एंड कई बार शॉर्ट स्टोरी होती है, वो नहीं है फीचर फिल्म का आइडिया। तो उस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा इसको, एंड वो टफ है यार, ट्रिकी है। मुझे लग रहा है कि उसको फिगर आउट करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी बहुत सारी कहानियां फेल होती हैं बॉक्स ऑफिस पे, और बहुत बार हमको लगता है कि यार ये बहुत हल्की कहानी है यार, ये नहीं मजा आ रहा है। मुझे लगता है इंडिया के फिल्म स्कूल्स में ना साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की जो पढ़ाई है ना, उसको कंपलसरी कर देना चाहिए राइटर्स के लिए, कि एज अ सब्जेक्ट ही, अगर आप मान लीजिए अगर आपका एडमिशन डिप्लोमा इन स्क्रीन राइटिंग हुआ है, तो उसमें एक सब्जेक्ट, एक पेपर ना ह्यूमन साइकोलॉजी का हो सकता है, सो दैट आप अपने कैरेक्टर्स को बेटर समझ पाए। शोज की जो दुनिया है, जो वेब शोज की जो दुनिया है, वो कैरेक्टर ड्रिवन दुनिया है, वो कैरेक्टर्स के थ्रू ड्राइव करती है। एंड आपको उसका साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर समझ होगी ना, यू कैन राइट बेटर कैरेक्टर, यू कैन क्रिएट बेटर कैरेक्टर्स, योर कैरेक्टर कैन इवॉल्व, वो सब आपको साइकोलॉजी से समझ में आएगा। तो आई पर्सनली थिंक कि ह्यूमन साइकोलॉजी की पढ़ाई राइटिंग में बहुत बेसिक है, और उसको कंपलसरी कर देना चाहिए। या फिर किसी मतलब, या फिर राइटर्स ने वो एज अ टास्क लेना चाहिए कि इफ आई वांट टू बिकम अ बेटर राइटर देन आई शुड आल्सो पे अटेंशन टू सम काइंड ऑफ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ या साइकोलॉजी वो अगर सेल्फ टॉट होना है तो वो कर सकता है, पर मुझे लगता है अपने कोर्सेज में भी हमको इसको एट अ या लार्जर स्केल। या सो व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी ऑफ राइटिंग? कोर्स स्टोरी, स्टोरी ऑफ राइटिंग कोर्स। कम्स नेचुरली, बट मतलब मेरा सवाल ये है कि मतलब जब आप लिखते हो तो मेरे साथ एज अ बडिंग राइटर मेरे साथ ये होता है कि मेरे दिमाग में पहले सीन्स आते हैं, राइट? कि मुझे पता होता है एक रैंडम सीन आता है, फिर उससे कनेक्टेड 2 दिन बाद कोई और सीन आता है, और फिर मैं उन सीन्स को जोड़ के एक कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब आई एम नॉट श्योर ये सही तरीका नहीं, है पर कि सबका अपना तरीका है, सबका अपना तरीका है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, कोई ऐसा लिखित रूल नहीं है, रिटन रूल नहीं है, सबका अपना तरीका है। कई बार आपके दिमाग में बहुत सीन पॉपअप हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार ये दिस सीन इज इंटरेस्टिंग, इसके इसके थ्रू कहानी, पर आपको उसको नोट डाउन करना इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो वो सीन के थ्रू कहानी, अगर आप वो रोज नोट डाउन कर रहे हैं, 1 महीने तक नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि 1 महीने में कितनी कहानी आपको मिली है। आप डायरेक्ट स्क्रीन पे भी एंटर कर सकते हैं, पर आइडियली अगर आप, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अगर आप सीधा स्क्रीन प्ले में एंटर करेंगे देन आपका बैक ट्रैक बहुत सारा होने वाला है, आपको आगे पीछे आपके बहुत होना, आपकी कहानी पूरी चेंज। एंड अगर आप स्क्रीन प्ले में एक कंप्लीट स्टोरी के साथ एंटर कर रहे हो, स्टार्ट मिडिल एंड के साथ एंटर कर रहे हो, देन वो कंफ्यूजन एंड वो टाइम कंजम्पशन कम है। यू कैन राइट बेटर स्क्रीन प्ले, कंप्लीट स्क्रीन प्ले, कॉम्पैक्ट स्क्रीन प्ले, टाइट स्क्रीन प्ले, जो सबको चाहिए। अगर आप सीधा स्क्रीन पे, सबके अलग तरीके, आई आई टोटली गेट इट कि सबके अलग तरीके, किस तरीके से किसको लिखना है, पर मुझे लगता है कि कंप्लीट स्टोरी के थ्रू स्क्रीन पे में एंटर करना इज इजी, सबकी लाइफ शॉर्ट होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट आपको सेल करनी है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपको सुनानी है, प्रोड्यूसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एंड इट्स नॉट स्टोरी राइटिंग नहीं है जो आप अपने लिए कर रहे हैं।
तो वो इन स्टेक होल्डर्स को बेटर ये होता है कि उनको ये कहानी पता है एंड वो इस इम्प्रेशन में है कि अच्छा ही इज राइटिंग ये वाली कहानी लिख रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हो तो किसी को कुछ नहीं पता आप कौन सी कहानी लिख रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी फाइट बड़ी होती है, आपका स्ट्रगल बड़ा हो जाएगा। अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे, ये स्ट्रगल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर लोगों को कन्विंस करना, बैक ट्रैक करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कहानी सेल करी कि ये दिस इज द स्टोरी, उन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर्स ने बोला कि अभी आप स्क्रीन प्ले लिखिए इस पे, तो एटलीस्ट कहानी फिक्स है मेरी। आपका कंट्रोल आपकी कहानी सबसे ज्यादा है जब आप खुद लिख रहे होते हैं। So then how did TVF happen? उसके बारे में Like, बताइए। जब मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा था तो जिंगल्स बहुत लिखता था मैं, और टीवीएफ की जो जर्नी, डायरेक्टर ऑफ गुल्लक सीजन 1 अमृत राज गुप्ता, वो मुझे जी। जानता था मेरे स्ट्रगल टाइम से। तो वो शो बना चुका था, उसने सीजन 1 बना लिया था एंड ही वाज लुकिंग फॉर लिरिसिस्ट। तो हम हाँ। लोग एक दिन वैसे चाय वाय पी रहे थे तो बोला यार मेरे को लिरिसिस्ट चाहिए। तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्वानंद किरकिरे या बड़े लोगों के नाम लिए उसने। तो मैंने कहा मैं भी लिख सकता हूँ। ऐसे देखा उसने, ओ हाँ आप भी लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे बोला एक ट्राई करो आप। तो विदाउट म्यूजिक, मतलब मैंने सिर्फ एक पोइट्री जैसा एक गाना लिखा। कभी अक्कड़ थी, कभी बक्कड़ थी, कभी टेढ़ी थी, कभी मेढ़ी थी, कभी अकड़ी थी, कभी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी, है ना। कभी लोसी थी, कभी हाई थी, घुल जाए तो इलायची, घिस जाए तो अदरक थी, जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, है ना। तो ये मैंने लिखा एंड ही वाज लाइक कि लेट्स कंपोज इट टीवीएफ के लिए। एंड मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ कि वो जब ये गाना लिखने की बात हो रही थी तो मैं उस समय एडवर्टाइजिंग में हवस वर्ल्ड वाइड में था एंड आई वाज क्रिएटिव डायरेक्टर। तो मुझे Right. 15 दिन दिल्ली में रहना होता था, 15 दिन बॉम्बे में रहना होता था। एंड मैं ना बता नहीं रहा था टीवीएफ में, क्योंकि सीजन 2 ऑफर होने वाला था कि इनको बता दूं मैं जॉब करता हूँ तो शायद काम ना दे मुझे ये। तो बिल्कुल मैंने इनको नहीं बताया, मैंने कहा मैं फ्रीलांसर हूँ। फिर मैं अच्छा ये होता क्या था कि अभी आपको हायर कर लिया इन्होंने एज ए राइटर, तो सुबह 10 बजे की मीटिंग रख दी बॉम्बे में। अब मैं दिल्ली में हूँ तो मैं अच्छा। कैसे आऊँगा। मैं शाम को साइबर सिटी में मेरा ऑफिस था, मैं आता था होटल में अपना बैग पटकता था, शार लेता था, रात के 1 बजे की फ्लाइट लेता था, गो एयरवेज की फ्लाइट जो दिल्ली से बॉम्बे आती हैं, वो एकदम खाली आती हैं। तो मैं पूरी फ्लाइट में मैं देख रहा हूँ 3 लोग हैं। मैं ऐसे ही आता था और आके 4 बजे घर पहुंचता था, फ्रेश होता था, नहाता वहाता था, फिर सुबह मीटिंग करके फिर मैं दिल्ली भागता था। तो ऐसा मैंने कई बार किया। बाप तो रे। ऐसा मैंने इतनी बार किया, फिर मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब कितना झूठ बोलेगा, हाँ हाँ, और काफी बहुत हेक्टिक हो जाता है। नेक्स्ट लेवल हेक्टिक। तो हेक्टिक मतलब और दोनों शहरों के ट्रैफिक भी मैं काफी ज़ॉम्बी बदनाम था। है। मतलब मैं ऑलमोस्ट जब मैं स्टार्ट किया था, मैंने पहला एपिसोड जब गुल्लक सीजन 2 का लिखा था, वो एक्साइटमेंट थी कि भाई दिस इज योर फर्स्ट शो, दिस इज समथिंग तू हमेशा से करना चाहता था, है ना। बिल्कुल। और तू इसको इसको कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता था। तो Right. वो जो पैनिक था अंदर, वो अलग पैनिक था। एक्साइटमेंट बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी। थी। मुझे नहीं बहुत। पता था कि लाइफ चेंजिंग, नर्वसनेस था। बिल्कुल। पर मुझे नहीं पता था मैं लाइफ चेंजिंग अपना काम कर रहा हूँ। और पर मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ी वहीं से एक दिन। माय वाइफ वाज सपोर्टिव, उसने बोला कि छोड़ दे, इस तरह से चलेगा नहीं। हाँ एंड जी। मैंने छोड़ दिया और फिर बॉम्बे में मैंने गुल्लक लिखना शुरू किया। यार आप डिमोरलाइज नहीं हुए इन सारे फेजेस में? मतलब मैं तो शायद मतलब मेरे टूट को जाऊं। लगा कि यार ना मेरी जर्नी कभी, मतलब मैंने कभी अपनी जर्नी को बहुत सीरियसली नहीं लिया। आई वाज लाइक, मुझे लगा कि नहीं होगा तो मैं लौट जाऊंगा। आई स्टार्टेड इन 2012, 10 साल हो गए। मुझे लगता था कि मैं 10 साल में, 10 साल इज लंबा टाइम, राइट। तो मुझे ये भरोसा था कि मैं कहीं तो मचाऊंगा अपनी लाइफ में। मुझे ये हमेशा भरोसा था कि मैं, अगर बॉम्बे ने मुझे रिजेक्ट किया, जो कि 10 साल बीत रहे थे, और मैं ना पहले बहुत इम्पेशेंट था, पर जैसे जैसे उम्र बीती, मेरी एज हुई, मेरे को लगा कि मेरे को एक चीज पे मुझे ना ट्रस्ट आया कि अगर कोई चीज आपकी लाइफ में बहुत टाइम ले रही है ना, तो बेटर की तरफ जा रहा है ये मामला। सी वो बोलते हैं ना कि रात के बाद सवेरा होता है, वो तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अगर जी। रात इतनी लंबी है तुम्हारी, तो सवेरा होगा ब्रो। देर देर सवेर तो मेरे को होगा ही। 10 साल की रात है तुम्हारी, तो मेरे को ये लगा था कि 10 साल की रात के बाद कब तो कभी, सी आई एम ट्रू टू माई क्राफ्ट, आई लव स्टोरी टेलिंग। और मुझे लगा कि मुझे और क्या काम करना आता है। सी एक जो आप डिमोरलाइजेशन की बात कर रहे हो, वो एक चीज मुझे लगा कि बीच बीच में आती थी कि आपके जो कंटेम्प्रेरीज है,
एज ए ह्यूमन आपके जो दोस्त हैं शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, यूके, यूएस, कनाडा, फलाना ढिमकाना, वो टूरिस्ट प्लेसेस से फोटो डाल रहे हैं, तब आपको लगता था कि फक मैं सबसे पीछे हूँ यार, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ लाइन में। लेकिन दूसरे ही मोमेंट फिर आप अपने नहीं, मतलब मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है। आदेश, आई शुड टेल यू कि ये बहुत बार ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, और बहुत बार मैंने अवॉइड किया। लाइक उनके घर में फंक्शन होते थे, वो बुलाते थे, कल्चरल गैदरिंग्स को मैंने अवॉइड किया। मतलब मुझे लगा कि फैमिली गैदरिंग्स में मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा। और ये एक रीजन था कि मैंने अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं किया बहुत सालों तक। अब पर एक चीज का मुझे दिस इज वेरी पर्सनल कि मेरे फादर नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था और उस 2-3-4 साल के उसमें ना मैं घर गया ही नहीं अपने, और उसी प्रोसेस में माय फादर हैज पास्ड, उसी टेन्योर में। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत दुख नहीं हुआ था, मुझे लगा कि चलो ठीक है, एज हो रही थी, डेथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि फक मेरा बाप नहीं है यार। ये जो मुझे सक्सेस मिली है, जो भी थोड़ी बहुत मिली है, वो आदमी कुछ अलग ट्रिप कर रहा होता। एट द एज ऑफ 35 ना, मेरे को अब ये वैक्यूम इतना ज्यादा है ना कि मैं किसी को बता नहीं सकता कि ये वैक्यूम कितना बड़ा है। 23 साल की उम्र में, जब मैं 23 का था, उनकी डेथ हुई थी, और अब मैं 35 का हूँ। मुझे लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे पास सेलिब्रेट करने वाला सबसे क्लोजेस्ट बडी जो हुआ हो सकता था, जिसके साथ मैं दुनिया की सबसे महंगी शराब पी सकता हूँ बैठ के इस समय, जिसके साथ मैं कहीं भी, मतलब अगर वो होते, जो आपका काम देख हाँ, सकते हैं। मतलब इंडिया टुडे ने अभी इस साल एक लिस्ट जारी करी है, टॉप 100 एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज, उसमें मेरा नाम डाला है उन्होंने। और इंडिया टुडे मैगजीन, आपको पता है किस तरीके से पढ़ी जाती, पैन इंडिया, वो मैगजीन तो वो फ्रेम करा के रख लेते। मतलब मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा क्लोज कोई नहीं होता इस समय अगर वो होते। एंड मुझे लगता है कि जहां मैं पीछे रह गया, वो अपनी पर्सनल चीजों में पीछे रह गया। और मैं सारे बर्डिंग राइटर्स को ये बोलूंगा जो जो लिखना चाह रहे हैं, कीप योर फैमिली क्लोज, प्लीज कीप योर फैमिली क्लोज, क्योंकि ये वही लोग हैं, जब आप कुछ नहीं थे ये आपके साथ थे, जब आप कुछ नहीं होंगे तब भी आपके साथ हैं, और जब आप बहुत कुछ हो जाएंगे तब भी आपके साथ वैसे ही रहेंगे। पूरी दुनिया की इक्वेशन बदल जाएगी, पूरी दुनिया की इक्वेशन आपसे बदल जाएगी, पर आपका परिवार आपके साथ वैसे ही रहने वाला है। तो कीप योर फैमिली एंड क्लोज वन एकदम ऐसे दिल के पास रखिए, आपके सुख दुख में वही साथ आएंगे, उनसे दूर मत जाइए, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है जब आपके, लाइक पीकू में एक बहुत सुंदर डायलॉग है, दीपिका पादुकोण बोलती है इरफान से कि एक उम्र के बाद माँ बाप जिंदा नहीं रहते, उन्हें जिंदा रखना पड़ता है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप अपनी एम्बिशन को चेज कर रहे हैं, आप अपनी ड्रीम्स को चेज कर रहे हैं, तो प्लीज अपने पेरेंट्स पे एक चेक बनाए रखिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं पर वो पीछे छूट रहे हैं, है ना। तो वो मेरा एक दुख है, जो मेरे साथ लाइफ में पूरी उम्र रहेगा। क्या प्रोसेस था आपका गुल्लक 2 को लिखने का? कितना टाइम लगा? आपने बहुत कितना टाइम लगा टाइम तो बहुत लगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना था, और किसी का बनाया हुआ एक बेस था। ये मुझे पूछना था सवाल कि किसी और ने उसका बेस जी, क्रिएट किया है, तो आपने जब सीजन 2 लिया तो आपने बात की थी विजय से? निखिल विजय से बात नहीं हुई थी, एक कभी बात नहीं हुई, पर मैंने उनकी कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया एंड उसको अपनी लैंग्वेज दी। लाइक हर राइटर की एक लैंग्वेज होती है, आपको Right. दिखेगा क्लियरली सीजन 1 की जो लैंग्वेज थी सीजन 2 से बहुत अलग है। हाँ, सीजन 2 एंड 3 इज माई लैंग्वेज, राइट, और वो लैंग्वेज मेरे साथ थी बहुत सालों से। बिल्कुल। उस लैंग्वेज को मैंने वो एक, काफी नेचुरली आ भी गया है। हाँ, क्योंकि मैंने वही मिडिल क्लास देखा है, राइट, और मैंने वही किरदार देखे, उन्हीं की दुनिया देखी है। राइट। गुल्लक सीजन 2 और 3 में सब मेरा है यार, मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को निचोड़ दिया है। मुझे लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंस, आपका चाइल्डहुड, सब आपका अडल्टहुड, सब। चाइल्डहुड, अडल्टहुड, और मुझे लगता है कि पेन, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सोशल पॉलिटिकल, मेरा एजेंडा जो है सोशियो पॉलिटिकल, यस, मैं उस पे आने ही वाला था। वो भी गुल्लक 2 एंड 3 इज ऑल माइन यार, मतलब मेरी जर्नी है, क्लियरली लगता है मुझे। मतलब बहुत बार मुझे नहीं क्या लोग कहते हैं कि मैंने 4 ड्राफ्ट लिखे, अब मैं ब्लॉक हो गया, मैं नहीं लिखता। तो गुल्लक 2 और 3 के आपने कितने ड्राफ्ट? यार मतलब
सीजन 2 के तो अनलिमिटेड ड्राफ्ट्स है, मतलब मुझे लगता है कि जो किट्टी पार्टी का एपिसोड आपने देखा है हाँ हाँ हाँ। उसके मेरे लैपटॉप पे 18 ड्राफ्ट सेव है। तो ओह, एक एपिसोड का मैंने 18 ड्राफ्ट किया है। बाप। काउंटलेस ड्राफ्ट्स हैं। मुझे नहीं याद है कि मैंने सीजन 3 में थोड़ी रीराइटिंग कम थी, पर सीजन क्योंकि मैं तब तक सीख चुका था, चीजें समझ चुका था, ये पकड़ ये पकड़ आ गई थी। कैरेक्टर्स यस की, उनके यस। कॉन्फ्लिक्ट्स की, उनके वो वर्ल्ड आप जान चुके पर थे अच्छे सीजन से। 2 में बहुत टाइम गया और कोविड भी आ गया। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस टाइम की ऑलमोस्ट बात। 1.5 साल लगे सीजन 2 लिखने में। 1.5 साल साल और अनगिनत अनगिनत रीराइट्स। रीराइट्स, बहुत सारा पेशेंस। कोविड आ गया था, कब तक चलेगा, क्या होगा। आपने अभी अभी जॉब छोड़ी 1 साल पहले, पैसे नहीं मिल बिल्कुल। रहे हैं, भयानक अनसर्टेनिटी। गुड लक सीजन 3 आपने ज्यादा एंजॉय किया या सीजन 2 ज्यादा एंजॉय किया? एंड व्हिच वाज मोस्ट चैलेंज? अच्छा, सीजन 2 तो ऑफ चैलेंजिंग कोर्स था ही। सीजन 2 वाज मोर चैलेंजिंग। आई एंजॉयड सीजन 3 ज्यादा, बिकॉज सीजन 3 में मेरी वॉइस को प्रोमिनेंटली जगह मिला। मुझे लगता है सीजन 2 में भी लोगों को डाउट रहा होगा, चेंजेस, फीडबैक, ये सारे स्पेसेस में। सीजन 3 इज मोर स्पेसिफिकली माय वॉइस। राइट। तो सर, आपका राइटिंग प्रोसेस क्या है वो बताइए। आप कहाँ से शुरू करते हैं? आप कैसे उस चीज को यार निहारते आई हैं? कम फ्रॉम लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मुझे लगता है कि मैं ना पहले अभी जो मैं लिख रहा हूँ अपनी लाइफ में, इसमें नया क्या है, ऑडियंस इसको क्यों देखना चाहेगी, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये कितनी बार बोली जा चुकी है या नहीं बोली। मेरे लिए न्यूनेस बहुत मैटर करता है किसी भी आइडिया में, किसी भी कहानी में। न्यूनेस कितनी है। सी, मैं एज अ व्यूवर जो ढूंढ रहा हूँ ना, मैं एज अ राइटर वही डिलीवर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं एज अ व्यूवर जो फिल्में, जो कहानियां ढूंढ रहा हूँ, मैं उसी तरह की कहानियां बनाना चाहता हूँ। कि लोग बोलते हैं ना कि वो किताब लिखो जो तुम पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ और मेरी राइटिंग प्रोसेस वहीं से शुरू होती है। न्यूनेस, अच्छा, इसमें क्या नया? आइडिया में क्या नई बात है, कितना पोटेंशियल है, एंड व्हाई आई शुड टेल दिस स्टोरी। क्यों Right. बोलूं मैं इसको, हाँ, क्या हाँ, रीजन है। तो ये 2-3 बेसिक क्वेश्चंस खुद से पूछने के बाद, एंड ऑफ कोर्स न्यूनेस सबसे पहले आता है। तो ये 2-3 सवाल पूछने के बाद मैं एंटर करता हूँ आइडिया में, फिर लिखने की प्रोसेस शुरू होती है। एंड रिसर्च, फॉर मी रिसर्च बहुत मैटर करती है। गुल्लक में भी अगर आप रेफरेंसेस देखें, जिसमें मैंने बहुत माइन्यूटली रिसर्च करी है चीजों के लिए। दो गुल्लक में बहुत रिसर्च हैवी शो नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें रिसर्च का बहुत स्पेस है। एंड वो रिसर्च से क्या होता है ना, किसी का कोट है, आई थिंक क्रिस्टोफर नोलान या किसी का, स्कॉर्सेसी का कोट है कि रिसर्च से ना क्लिशेज की जो संभावना है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, आपको पता चल जाता है रिसर्च कि हमेशा नया लेके आती है कुछ। काफी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इस इंटरव्यू के पहले हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें अपना स्क्रिप्ट भेजिए, हम वो पढ़ेंगे। हमने शो भी देखा और हमने स्क्रिप्ट भी पढ़ी है। तो सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में मुझे स्पेसिफिकली बात करना है, जिसमें स्क्रिप्ट में ऐसा था कि वो जो एनवलप आता है मिश्रा जी के टेबल पे, वो उनके सैलरी इंक्रीमेंट का बताया गया था स्क्रिप्ट में। और ये बताया गया था कि वो जो कुकर सेट है, कुकिंग सेट है, वो अन्नू अपनी मम्मी को गिफ्ट करता है। एंड देयर इज अ फाइट बिटवीन फादर एंड सन कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब अच्छी है, राइट? लेकिन जब हम शो देखते हैं तो मतलब शो में ये बताया गया है कि वो एलटीए का एनवलप है, मतलब पैसे तो आने ही वाले हैं। और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा चेंज लगा वो ये था कि वो कुकिंग सेट मम्मी ने लिया है। तो ये स्क्रिप्ट टू स्क्रीन के बीच में जो चेंज हुआ है वो नहीं, कब वो हुआ? पेपर पे ही चेंज है। वो आपको ड्राफ्ट शायद वो दूसरा वाला मिला है। पहले हमने सैलरी इंक्रीमेंट की बात करी थी। बिल्कुल, हाँ डिस्कशन हाँ करते करते हमने कहा एलटीए पे पूरा एपिसोड सेट करना है। हाँ, उसका टाइटल भी बाद में LTA है। एलटीए हुआ, पहला एलटीए नहीं था। तो एलटीए पे ले आए, एंड एलटीए इसलिए लाए कि पूरे एपिसोड का थीम देखेंगे अगर आप, तो कश्मीर है, खाना खाने कहाँ जाना है, ट्रैवल करना है। एलटीए इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, है ना। हाँ हाँ हाँ, ट्रैवलिंग करना है नहीं करना है, मिडिल क्लास ट्रैवल करने कहाँ जाता है। तो बहुत होता है तो ये डिनर प्लान कर लेंगे, और डिनर प्लान करने आते तो पड़ोसी आ जाती है, और पड़ोसी आ जाती है तो ये इंडियन रेलवे की बोगी में बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। तो एलटीए का एक थ्रेड है उसमें, अगर आप देख, मतलब ओवरऑल वो एक थीम था, वो ट्रैवलिंग का थीम हमने हल्का सा एक्सप्लोर किया था। एंड वो स्टार्ट वो अर्ली बीट्स में हुई थी एपिसोड जो है, वो सैलरी इंक्रीमेंट से, पर खत्म हुई वो एलटीए पे। राइट।
और बट ये जो फैक्टर था कि अनु ने गिफ्ट दिया है, वो चेंज करके मम्मी ने खुद के लिए लिया। लेकिन जब हम सीरीज़ देखते हैं, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है क्योंकि मम्मी का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हमने वहाँ पे देखा था। तो क्या ये चेंज उसी में हुआ है कि अनु गिफ्ट करे, तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन ना हाँ, मतलब दिखे? ये पहले हमने अन्नू के थ्रू किया था, फिर राइट, बाद में ये हुआ कि बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा ये, मम्मी खुद को खुद करना पड़ेगा। तो वो वैसे ही उसको उस तरीके से प्लान किया कि जो इनिशियल थॉट थे ये आप बोल रहे हैं, बाद में जब इवॉल्व हुआ तो, और ये स्क्रिप्ट में मतलब शूट करते समय चेंज नहीं हुआ है, शूट से पहले हो गया था, प्री प्रोडक्शन में हो गया था ये। शूट पे तो क्लियर थे कि मम्मी का ही ये होगा, किचन सेट होगा और इस पे ही बात होगी। ओके। और एक मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि मैंने पढ़ी है स्क्रिप्ट इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाया, वो ये था कि आपके जो डायलॉग्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे राइम और रिदम में होते हाँ। हैं। बड़ा मज़ा आता है वो पढ़ने में, और ऑब्वियसली मतलब जिस तरीके के इतने खूबसूरत एक्टर्स हमने लिए हैं इस शो में, जिन्होंने काफ़ी एफर्टलेसली डिलीवर किया है, ये आपकी राइटिंग में हमेशा से रहा रहा है इस तरफ का राइम, रिदम एक एक बड़ा अच्छा-सा फ़ील आता है मुझे ये लगता पढ़ते-पढ़ते। है कि डायलॉग राइटिंग एक ऐसा क्राफ्ट है ना जिसपे इस कंट्री ने मेहनत करनी छोड़ दी है। मुझे लगता है हम डायलॉग्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और मुझे लगता है कि डायलॉग्स इज समथिंग जिस, क्योंकि सी नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज। डायलॉग्स, अभी आप हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हो, पर एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सेट पे कोई हिंदी में बात नहीं करता। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। लैंग्वेज अगर आप बोलोगे नहीं ना, तो लैंग्वेज आपका साथ छोड़ देगी। उससे हो क्या रहा है कि जब मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मैं लिख दूंगा डायलॉग्स यार, नहीं आप नहीं लिख सकते। आप जब लिखोगे प्रॉब्लमेटिक लाइन्स होगी, उसका मीटर सेट नहीं। डायलॉग, आई ऑलवेज बिलीव डायलॉग्स का मीटर होता है। दैट डजंट मीन कि सुर में हो, हाँ, डायलॉग्स हाँ, का एक हाँ। मीटर होता है। आप 6 शब्दों में 6 शब्दों को की बात को 3 शब्दों में कैसे बोलना है, ये आप तभी बोल पाओगे जब आपका क्राफ्ट पे कमांड होगा। नहीं तो आप 3 लाइन में वो बात बोलोगे। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे गुस्सा लग रहा था तो मैंने खाना नहीं खाया, उसके बाद मुझे भूख लग गई और मैं सो गया। ये मैं गुस्से में था यार, इसलिए खाना नहीं खाया। अब देखो, मैं 4 लाइन में मैंने ये बात बोली, और फिर ऐसा कि गुस्से में था, शांत करने के हाँ, लिए सो गया। गुस्से में था यार, सो गया। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये मीटर तभी समझ में आएगा जब आप उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हो। और मैंने ये प्रैक्टिस बहुत सालों तक रेडियो के थ्रू करी है। रेडियो ने हाँ, मुझे यहाँ पे आपका वो एक्सपीरियंस 100% आपको यहाँ। रेडियो से मुझे, अभी भी मैं जो राइटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो शोज पे काम कर रहा हूँ, जो उसमें ना डायलॉग, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हो रही है वो डायलॉग राइटिंग में हो रही है। अभी मेरे दोस्त एक दिन मुझसे बात कर, नेटफ्लिक्स का उसने शो डायरेक्ट किया है, इसने गुल्लक वन डायरेक्ट किया था उसने। वो बोला था यार हमारे पास अच्छे डायलॉग राइटर्स नहीं है यार दुर्गेश। डायलॉग का मतलब लोगों को लगता है वन लाइनर्स मारना, नहीं नहीं, वो नहीं है। तो हमने हमने वो कल्चर नहीं क्रिएट किया। तो डायलॉग्स में प्रॉब्लम, मेरे डायलॉग्स आपको सदैव मिलते, मेरी प्रैक्टिस है वो, मैंने अभ्यास किया है डायलॉग्स पे। एंड आपको, अगर आप वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आप नहीं लिख पाओगे। एक दिन आप उठे, आपको लगा कि आज मुझे डायलॉग्स लिखने हैं। डायलॉग्स इज सबसे निगलेक्टेड, स्क्रिप्ट का सबसे निगलेक्टेड पार्ट है। लोगों को लगता है कि फिल्म लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, डायलॉग्स बाद में लिखवा लेंगे। इट्स लाइक गाड़ी बुला लेंगे तो चले जाएंगे। मकर संक्रांति आ गई है, धागा कहाँ है? पतंग तो है, सब कुछ, धागा आ जाएगा, उड़ जाएगी। डायलॉग्स इतना निगलेक्टेड है कि हमने डायलॉग्स को लावारिस छोड़ दिया है, और इसीलिए ये हमारी हालत है। लुक एट साउथ का सिनेमा ना, उनके उनकी वो अपनी लैंग्वेज में ही सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं। बॉलीवुड इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे हिंदी सिनेमा बनाया जा रहा है, ठीक है, हिंदी फिल्में बनाई जा रही है, पर कोई काम हिंदी में नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा जो मूड है, इमोशन है, वो साउथ से बहुत अलग है। वो आप तमिल की स्क्रिप्ट पढ़ोगे, वो तमिल में लिखते हैं, वो तेलुगु की पढ़ोगे, तेलुगु में लिखते हैं। रजनीकांत की और कमल हसन की पूरी स्क्रिप्टें तमिल में लिखी होती हैं। तेलुगु के सुपरस्टार तेलुगु में लिखते हैं, मलयालम में लिखता है। जापानीज फिल्में जापानीज लैंग्वेज में लिखी, चाइना की फिल्में चाइनीज, असगर फरहदी की फिल्में पर्शियन में लिखी होती है, फतेह अकीन की फिल्में टर्किश में लिखी होती हैं। आप दुनिया का कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो, वो उनकी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, है ना। पर तो हमारा डायलॉग्स का जो क्राफ्ट है ना, हमने उसको अबेंडन छोड़ दिया, और उसका हम रिपरकशन भुगत रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द एक्टर्स हु इंसिस्ट इन गेटिंग, मतलब जो इंसिस्ट करते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखी जाए, इज अमिताभ बच्चन है, मनोज वाजपेयी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। मनोज वाजपेयी का हाँ, स्पेसिफिकली मुझे पता है कि वो नहीं पढ़ते हैं। राइट। तो ये काफी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, 10 एक्टर्स ने इनिशिएटिव ले लिया ना, फॉर एग्जाम्पल टॉप 5 एक्टर्स ने अगर इनिशिएटिव ले लिया ना, सब चेंज हो जाएगा।
क्योंकि राइटर्स 100% प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स लिखवाएंगे। फिर उस पे काम किया जाएगा, उस पे उसके क्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा। और एक और चीज जो मुझे सीजन 2 सीजन 3 में दिखी वो है मिश्रा परिवार का पॉलिटिकल व्यू काफी ओपन है। मतलब उनको हर चीज के बारे में पता है, फिर वो कश्मीर मुद्दा हो या कोई और, उनका एक रनिंग कमेंट्री होता है। जरूरी नहीं कि हर एपिसोड में वो लाउडली आए, बट कहीं ना कहीं सटल तरीके से वो आता है। तो क्या वो हमेशा से आपके मुझे back of लगता है mind- मिडिल क्लास से ज्यादा पॉलिटिकल कोई होता ही नहीं, क्योंकि सारे गवर्नमेंट के डिसीजन से उनको फर्क पड़ता। टैक्स बढ़ा उनको फर्क पड़ा, होम लोन बढ़ा उनको फर्क पड़ा, जीएसटी बढ़ी उनको फर्क पड़ा, है ना, बजट आया उनको फर्क पड़ा, महंगाई बढ़ी उनको फर्क पड़ा, नोटबंदी आई उनको फर्क पड़ा। और जिस आदमी को फर्क पड़ेगा वो पॉलिटिकल हुए बिना कैसे रह सकता, आप मुझे बताइए। वो तो पॉलिटिकल होगा। मैं अपॉलिटिकल फैमिली नहीं क्रिएट कर सकता, ये झूठ होगा। मुझे पॉलिटिकल फैमिली क्रिएट करनी ही पड़ेगी। राइट। और एक बहुत ही फनी चीज जो मुझे दोनों सीजन तीनों सीजन में लगी वो ये कि अनु को अगर कोई किस्सा सुनाना होता है तो वो शुरुआत ऐसे करता है, आपको नहीं पता, और फिर वो बैठ के महफिल जमा के वो कहानी वो किस्सा बताता है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन थ्रू आउट द सीजन। तो उसके बारे में बताइए, वो लिखा गया था या आपके दिमाग में था या आपने उसको ऐड नहीं, किया? मुझे लगता है मैंने जो बिजार किस्से अपनी लाइफ में सुने हैं, मैंने उसको ये आपको नहीं पता मैं डाल देता हूँ। तो अभी कुछ सवाल है जो हमारे राइटिंग टीम ने पूछने की कोशिश की या हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि एज अ राइटर आपको सेल्फ डाउट जब होता है या होता भी है या नहीं, और जब होता है तो आप उसको डील कैसे करते? सेल्फ डाउट को डील करना मतलब आपको वापस जाके देखना पड़ता है कि आपको मैं तो देखता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ कि इसमें मुझे मजा कितना आ रहा है। कि मतलब अगर नहीं मजा आ रहा है तो मुझे लगता है कि छोड़ देते हैं। मैं हमेशा फन क्वेश्चन चेक करता हूँ कि अच्छा बोरिंग है क्या, अच्छा एंगेजिंग है, नया क्या है। अगेन न्यूनेस इज द माय पैरामीटर, कितना नया है ये जो मैंने लिखा है। राइट। मैं वहीं से चेक कर लेता हूँ। तो सेल्फ डाउट में वापस जाके मैं ब्रूटल हूँ एडिट करने के लिए। मैं कई बार पेज के पेज उड़ा देता हूँ। मैं बहुत ब्रूटल हूँ कि ये पेज पूरा उड़ाओ, नहीं ये इट्स So you believe Kill Your Darlings is a right thing to do? 100%। जो सबसे पसंद है, यही तो दिवाकर बनर्जी ने भी बोला है कि आप अपनी स्क्रिप्ट लिखने के बाद कम से कम उसके 50 पन्ने काटने के लिए तैयार रहो, पर राइटर्स को तैयार रहना चाहिए। तैयार है। तो क्या आपको वो वाला सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं लिख पाऊंगा, या मैं लिखने, मतलब वो एक डाउट होता है ना कि मैं शायद लिखने के लिए वो हूँ ही हमेशा नहीं। रहता वो हमेशा रहता है एंड इट्स गुड। अच्छा, वो होना भी चाहिए कि लिख पाऊंगा कि नहीं। मैं जिसे बोलता हूँ, आपके मोजे में पसीना आना चाहिए आपको। बिल्कुल, वो पैर थरथराने चाहिए, मोजे में पसीना आना चाहिए, और वो आपको बचाए रखता है, और वो अच्छा है। क्या मैं लिख सकता हूँ, ये पूछना बहुत अच्छी बात। और हाउ डू यू डील विद लैक ऑफ आई इंस्पिरेशन? ट्रैवल। अच्छा, आप आई ट्रैवल ट्रैवल रेगुलर प्लेसेस, कोई टूरिस्ट प्लेसेस पे नहीं। मुझे नहीं लगता टूरिस्ट प्लेस, मतलब हर बार सोलो ट्रिप पे निकलने की जरूरत नहीं टूरिस्ट है। प्लेसेस में कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती। अच्छा सीनरी मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, और कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलता टूरिस्ट प्लेसेस में। तो टूरिस्ट प्लेसेस के भ्रम में मत आओ, रेगुलर प्लेसेस पे ट्रैवल करो, रेगुलर लोगों से मिलो, वो आपको इंस्पायर करेंगे। रेगुलर जर्नीज में बिलीव करो, वो आपको इंस्पायर। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि आई ऑसिलेट बिटवीन क्या लिखा है से क्या लिखा है। मतलब क्या लिखा है कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है मैंने लिखा है, और क्या लिखा है का मतलब है कि कितना गंदा लिखा है। तो क्या आपके साथ भी ये आप ऑसिलेट होते हो इन दो एक्सट्रीम थॉट्स के बीच में? हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्या करते हो आप? उपाय क्या है उस उपाय चीज को? कुछ नहीं है। यू हैव कीप राइटिंग, मतलब आपको सिर्फ लिखते रहना ही है। और मतलब मुझे लगता है कि आप कई बार आप बहुत थिंकिंग करना ना, आप लिखने से पहले सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ। वो उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जाने से पहले, शायद जिसके बिना मैं ये शो खत्म ना कर सकूं, वो ये है कि सर, हाउ टू पिच योर स्टोरी और स्क्रिप्ट्स मोर इफेक्टिव? क्या करना चाहिए? क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों ऐसे राइटर्स हैं जिनके पास शायद फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है, सेकंड ड्राफ्ट लिखा है, 10th ड्राफ्ट लिखा है, बट दे आर नॉट स्टिल एबल टू सेल और पिच देयर स्टोरी और स्क्रीन प्ले। मतलब मुझे लगता है कि फाइंड योर टाइप ऑफ पीपल, फाइंड योर ट्राइब, ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने जैसे लोग ढूंढो, आपकी जैसी कहानियां जो लोग कहना चाह रहे हैं उनके जैसे लोग ढूंढो। आप वहां पे जाइए। सी एक कोट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जहां से मैं भी क्लोज करना चाहूंगा इसको, कि पूरा स्ट्रगल आपका जो है वो टाइम इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में सही आदमी से कब टकराते हो। वो लंबा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में वो स्ट्रगल 14 साल का है।
कि अनुराग कश्यप 14 साल बाद मिला। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ फाइंड योर ट्राइब। इसी विद इन इंडस्ट्री आपके जैसे कौन लोग हैं, या आप जिस तरीके का काम करना चाह रहे हो वो किस तरीके की वो किस तरीके के लोग कर रहे हैं। टीवीएफ में मुझे वो लोग मिले, गुल्लक में वो मुझे दुनिया मिली जिसमें मुझे बैठ के खड़े होके बैटिंग करनी थी और छक्के लगाने थे। Okay, and thank you, Durgesh sir. We are desperately waiting for your new work and season 4 of Gullak and more songs. And thank you for your time. Thank you, Adesh. It's pleasure talking to you. It was and, fun talking. Thank you, Adesh. Thank you for listening to our episode. We hope you enjoyed it and found some answers and insight. If you liked it, please subscribe the show and share it with your friends. You can also follow us on Instagram for regular updates. Details mentioned in the description. Thank you for your time.